नमस्कार और स्वागत है आपका गृह मंत्री और कोऑपरेटिव्स के मंत्री अमित शाह जी। आज ग्लोबल बिजनेस समिट ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट जो टाइम्स ग्रुप का एनुअल समिट रहता है, जहां हम समीक्षा करते हैं कि देश अब तक कहां पहुंचा और यहां से कहां जाएगा। So ladies and gentlemen, presenting to you Home Minister of India, can we have a big round of applause? अमित शाह जी, चुनाव का मौसम आ गया है, सर्दी गई नहीं है लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है राजनीतिक कि सवाल सबसे पहला तो यही बनता है कि जब आपको पता है कि 370 सीटें आ रही हैं बीजेपी की और 400 सीटें आ रही हैं एनडीए अलायंस की, तो चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं रहेगा? नहीं, देखिए, जहां तक चुनाव के नतीजों का सवाल है, मैं मानता हूं कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं बचा है। इवन जिनके सामने हमें चुनाव लड़ना है वो भी संसद में आश्वस्त दिखते हैं कि इस बार ओपोजिशन में ही बैठना तय है। कोई कंफ्यूजन उनके मन में भी नहीं। परंतु चुनाव का एजेंडा क्या हो, वो मैं मानता हूं कि पहली बार आजाद भारत के पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें भारत को महान राष्ट्र बनाने के एजेंडा पर चुनाव लड़ा जाएगा और पब्लिक मैंडेट भी महान भारत के मुद्दे पर आएगा। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, संपूर्ण विकसित भारत का एजेंडा रखा है और ये संकल्प 2047 तक देश की 130 करोड़ की जनता के सामने रखा है कि 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत हो और आत्मनिर्भर भारत हो। मैं मानता हूं कि 2047 के पहले ही, मोदी एरा में ही, तीसरी टर्म में ही इसका ज्यादातर काम समाप्त करने के एजेंडा पर इस बार देश की जनता वोट करेगी, इसका मुझे विश्वास है। अमित शाह जी, सवाल कई बार उठता है कि पिछले 10 सालों में एनडीए अलायंस में कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन आजकल मोहब्बतें थोड़ी बढ़ रही हैं, परिवार भी बढ़ रहा है। ये परिवार जो बढ़ रहा है, ये जो प्यार बाकी पार्टियों के साथ हो रहा है, ये चुनाव तक सीमित है या एक लंबे रिलेशनशिप की घोषणा है, चाहे वो नीतीश कुमार जी के साथ हो, चाहे वो जयंत चौधरी जी के साथ हो? देखिए नाविका जी, देश में एक प्रकार से आइडियल स्थिति तो है कि आइडियोलॉजी के बेस पर सभी पार्टियां अपना पॉलिटिकल निर्णय करें, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने एजेंडा और अपने प्रोग्राम के साथ अपनी जगह पे स्थिर खड़ी है। कई साथी आते हैं, कई साथी चले जाते हैं। जाने में दो प्रकार की चीजें होती है, कई बार घटनाओं के कारण जाना पड़ता है, कई बार पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिटिकल इक्वेशन के कारण वो जाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कभी एनडीए से नहीं निकाला है। हमेशा हमने गठबंधन का धर्म निभाया है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर हम बड़े दल बनकर भी चुनकर आए, परंतु छोटे दल को हमने मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। कई ऐसी जगह हैं जहां हमें पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी हमने साथियों को सरकार में महत्वपूर्ण स्थान दिया और हर बात में साथ में रखने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि हम फैमिली प्लानिंग में जरूर मानते हैं, मगर पॉलिटिक्स में फैमिली प्लानिंग में नहीं मानते। कुनबा बड़ा हो, ये हमारा हमेशा का प्रयास है और हम इनका स्वागत भी करते हैं। तो जयंत चौधरी जी और नीतीश कुमार जी तो आ गए। नीतीश कुमार जी तो आते जाते रहते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन अभी जो तस्वीरें आई उसमें ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी कोई मनमुटाव हो। ये आइडियोलॉजी और ये अलायंसेस होती कैसी हैं राजनीतिक लेवल पर? सिर्फ समीक्षा? देखिए, मैंने मेरी पार्टी की पोजीशन स्पष्ट कर दी है। हमारी आइडियोलॉजी जनसंघ की स्थापना से आज तक एक ही जगह पे है। हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, नया फ्यूचर में हमारी आइडियोलॉजी में कोई बदलाव होगा।
ये आइडियोलॉजी को देखकर जिसको सूट करता है वो लोग हमारे साथ आए, सभी का स्वागत है। साउथ में अभी हमने देखा चंद्रबाबू नायडू जी मिले प्रधानमंत्री से, आपसे, उसके बाद जगन मोहन रेड्डी जी आए, तो आंध्रा में भी एनडीए का विस्तार हो रहा है। देखिए नाविका, पूरी सरकार आप मंच पर से नहीं बना सकती, समय का थोड़ा राह देखिए, कुछ दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। अच्छा, अकाली दल तो पुराने आपके साथी थे, अब पंजाब में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो क्या अकाली दल वापस? अभी कुछ तय नहीं हुआ है, मगर बातचीत चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको चुनाव और राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है आपके विपक्ष के ऊपर, जो कुंभा आपका बढ़ रहा है, या वाकई एनडीए बनाना और उसका विस्तार करना कहीं ना कहीं अब आपकी आइडियोलॉजी में है? नहीं, पहले से ही हमारी आइडियोलॉजी के समर्थक और हमारी आइडियोलॉजी को इसका विस्तार करना, भारत के हर क्षेत्र में पहुंचे, ये हमारा एजेंडा ही है। 1950 से है, आज से नहीं है। और 1950 से हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी लेकर निकली है वो आइडियोलॉजी कभी देश का कल्याण नहीं कर सकती। इस देश की नीतियां इस देश की जमीन की मिट्टी की सुगंध से बनी हुई होनी चाहिए, इस देश की परिस्थिति से जनरेट होनी चाहिए और इस देश की अनुकूलता से बनी हुई। किसी भी देश की पॉलिसी इंपोर्ट नहीं हो सकती। कोई 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की आबादी वाले देश का पॉलिसी भारत में आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। यहाँ की जमीनी वास्तविकता, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक विसंगतताएं, सामाजिक स्ट्रेंथ हमारी, ये सबका विचार कर कर पॉलिसी बनती है। तो हमने तो शुरुआत से ही हमारा एक अलग मत, अलग पॉलिसी देश के सामने रखा था। स्वाभाविक था, क्योंकि हम बहुत छोटे भी थे और एक कांग्रेस के पास आजादी के बाद का एक बहुत बड़ा यश भी था, तो हमें पनपने में, हमें बढ़ने में बड़ी देर लगी। मगर मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से 2014, 2019 के चुनाव हुए और 24 के होने जा रहे हैं, भारत के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को स्वीकृति मिलेगी। मैं सवाल ये भी पूछूंगी, आपने ही कहा कि इस देश की मिट्टी की सुगंध होनी चाहिए पॉलिसी में। आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी इंपोर्टेड है? मैंने ऐसा नहीं कहा है। ज्यादा मेहनत करे बगैर, ज्यादा विचार विमर्श करे बगैर, उस वक्त दुनिया में जो प्रचलित था, चलन में था, इसको स्वीकार कर लिया। मनसा होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, इतनी भी एक्सरसाइज करी होगी नहीं करी होगी मुझे मालूम नहीं, मगर हमने इसको हमेशा भारत के अनुकूल बनाना चाहे। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून जो 160 साल पुराने थे, हमने उसको भारतीय न्याय के कंसेप्ट के हिसाब से रीबिल्ड करा है और उसमें दंड की जगह न्याय को केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास किया है। और ढेर सारा इसमें हमारी मिट्टी की सुगंध भी है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जब ये कानून पूर्णतया इंप्लीमेंट हो जाएंगे देश के हर कोने में, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। और कोई भी केस भारत के किसी भी कोने में रजिस्टर हो, 3 साल के अंदर उसको अल्टीमेट न्याय मिल जाएगा। इस प्रकार की पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था ये 3 कानूनों से होगी। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये थोड़ा सा रिसाइकल्ड लॉ है जो आप लेकर आए। देखिए, मैं नहीं समझता कि विपक्ष किस तरह से, क्या विपक्ष से अपेक्षा भी नहीं कर सकते, उनको विरोध ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इतने समय तक चलाए हैं। मगर आप जब एक विपक्ष कहता है, इसका एनालिसिस भी नहीं करते, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट ही नाते, कि इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानूनों में टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं थी, संगठित अपराध का कोई चैप्टर ही नहीं था, आर्थिक अपराध नाम की कोई व्याख्या ही नहीं थी, टेक्नोलॉजी का कोई स्थान नहीं था, वीडियो कॉन्फ्रेंस की कोई जगह नहीं थी, एफएसएल का कोई जगह नहीं था, परिपत्रों जैसा कानूनी प्रोविजन नहीं था, जल्दी न्याय देने के लिए कोई सुविधा नहीं थी।
कम से कम मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर 600 में से 400 से ज्यादा धाराएं बदली गई और 65 धाराएं नई इंट्रोड्यूस की गई है। अब इसमें भी इनको ये दिखता है तो मुझे लगता है कोई सीरियस टाइप का थॉट ही नहीं है, कोई स्टडी करने की टीम नहीं है, कुछ विरोध की मानसिकता से बैठे हुए एनजीओ जो कागज पकड़ाते हैं वो पढ़ जाते हैं, उनको भी शायद मालूम नहीं होगा कि आज हम क्या बोलकर आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है। क्या इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां आपको एक साथ ऑपोजिशन दे पाएंगी जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था? देखिए, चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है। ये चुनाव घोर निराशा और उज्जवल भविष्य के बीच में है। ये चुनाव भ्रष्टाचार से युक्त शासन और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन से, ये चुनाव टेररिज्म के साथ बातचीत करने वालों के बीच में, टेररिज्म के साथ बातचीत करने की पॉलिसी वालों के और टेररिज्म को खत्म करने की पॉलिसी वालों के बीच में, ये चुनाव देश की सुरक्षा को चौक चौबंद रखने के दलों के बीच में और फॉरेन पॉलिसी की आड़ में देश की सुरक्षा के साथ कोताही बरतने वालों के बीच में है। ये चुनाव 80 करोड़ गरीबों के जीवन में पूरी सुविधा 10 साल के अंदर देकर उनको भारत के विकास के साथ जोड़ने वाले लोगों के बीच में और गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर वोट लेने वालों के बीच में है। ये चुनाव बिल्कुल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। ये चुनाव भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और ये चुनाव भारत के आने वाले दिनों के एजेंडा के साथ। और विपक्ष कितना भी कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास करे, देश की जनता ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में 2037 में पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सृजन करना है, जिस भारत की नींव हमारे कल्चर, हमारी परंपराएं और हमारी भाषाओं के साथ होगी। अमित शाह जी, 2 सवाल उठते हैं राजनीति से प्रेरित। एक, व्हाइट पेपर जो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में लाया गया है, और मैं पूछना चाहती हूं क्या ये राजनीति से प्रेरित है कि चुनाव से पहले शायद विपक्ष की गलतियां गिनानी जरूरी है? देखिए नाविका जी, अगर ये व्हाइट पेपर हम 2014 में लाए होते तो आप जरूर ये आरोप हम पर कर सकती थी, क्योंकि 2014 में अब बताने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देश वो संकट से बाहर आ गया है। 2014 में देश गहरे संकट में था, आर्थिक संकट में था, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, बैंकों की बैलेंस शीट एनपीए के कारण बनने की स्थिति में नहीं थी, इसको छिपाना पड़ता था, राजस्व का घाटा भी छिपाना पड़ता था, मेकअप करना पड़ता था बजट के अंदर चिदंबरम साहब को। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। निर्यात लगभग ऊंधे ग्राफ से ही औंधे मुंह गिर रहा था। हर प्रकार से देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। सब लोग मानते थे कि भारत की स्टोरी अब समाप्त हो चुकी। उस वक्त अगर हम पॉलिटिक्स करना चाहते थे, इन्होंने क्या किया ये बताना इसका आइडियल टाइम था, मगर उस वक्त बताते तो क्या होता, पूरे विश्व में भारत के अर्थतंत्र के लिए एक अलग इमेज बनती, भारत की जनता में निराशा और व्याप्त होती। हमने उस वक्त नहीं बताया। 10 साल कड़ी मेहनत की, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाने का काम किया, पॉलिसी पैरालिसिस स्टेट में से पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाए, सैकड़ों पॉलिसियों को, एजुकेशन से लेकर डिफेंस से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर इंडस्ट्री तक और इन्वेस्टमेंट तक, हर क्षेत्र में पॉलिसी बनाई गई। कई नए क्षेत्र हमारे यहां उजागर हुए और भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से, दुनिया के 11वें नंबर का अर्थतंत्र मनमोहन सिंह जी छोड़ कर गए थे, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर बनाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनने जा रहे हैं। और इस वक्त हमने ये लेकर आए हैं। विगत 5 साल हमारे, पहले 5 साल पूरा गड्ढा भरने में गए, व्यवस्थाएं बनाने में गए।
विगत 5 साल आप पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया के लिए अर्थतंत्र की दृष्टि से सबसे कठिन 5 साल थे, क्योंकि इतना बड़ा महामारी विश्व ने कभी न देखा वैसा महामारी पूरी दुनिया ने फेस किया। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिखरी हुई थी, पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी। उस वक्त भारत ने अच्छा परफॉर्म किया और आज पूरी दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट कर मान रही है और इन्वेस्टमेंट का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन अगर कोई बना है तो भारत बना है। उस वक्त हमने ये व्हाइट पेपर लाया है। ये व्हाइट पेपर लाना इसलिए जरूरी है, ये राजनीति नहीं है। अगर कोई पार्टी निष्ठा से पॉलिटिक्स से ऊपर रहकर देश के हितों को अपनी पार्टी और अपने खुद के हितों से ऊपर रखकर काम करता है तो परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, ये इसका दस्तावेज है। और इससे देश की जनता का एक सामूहिक आत्मविश्वास जनरेट होता है कि हम बड़े बन सकते हैं, हम बड़े बनने की कगार पर हैं और हमें बड़ा बनना है। ये आत्मविश्वास जनरेट करने के लिए व्हाइट पेपर है, मगर जिनका चश्मा ही विरोध का है उसको सब पीला दिखाई पड़ेगा। इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं। कांग्रेस के पेट में क्या दुख रहा है? ये दुख रहा है कि व्हाइट पेपर से उनके घोटाले उजागर हुए हैं और व्हाइट पेपर से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और मैं सोनिया लेड कांग्रेस की बात नहीं करता। सबसे पहला जीप घोटाले से देश में घोटाले की शुरुआत हुई 1948 में हुई, फिर खजाना घोटाला 51 में हुआ, उसके बाद साइकिल आयात घोटाला भी 51 में हुआ, इसके बाद बोफोर्स, नगरवाला, मारुति, HWL, आदर्श सोसाइटी, भोपाल गैस, लुइस बर्जर, तेलगी, तेल माफिया, ढेर सारे घोटालों की सीरीज है। सिर्फ यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर जनता के अंदर एक भयंकर निराशा का माहौल बनाया था। आज 10 साल में हमारे विरोधी भी हम पर 1 पैसे के घोटाले का आरोप नहीं कर सकते, इस प्रकार का शासन है। और ये व्हाइट पेपर आने वाले दिनों में विशेषकर युवा में एक आत्मविश्वास का सर्जन करेगा कि भारत की स्टोरी आने वाले दिनों में दुनिया में सबसे प्राइम स्टोरी बनने वाली। लेकिन विपक्ष का आप पर आरोप है कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है। जिन्होंने करप्शन कांग्रेस में रहकर की थी, वो जब आपके यहां आ जाते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे? देखिए नाविका जी, विपक्ष का ये आरोप तभी सच्चा माना जाता कि हमने एक भी केस विड्रॉ किया है। तो हमने किसी का केस विड्रॉ नहीं किया है। पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरा, इनको मालूम नहीं है कि इनके समय के जितने भी घोटाले थे, कॉल ब्लॉक का हो, कॉमनवेल्थ का हो, 2G का हो, शारदा चिट फंड हो, INX मीडिया हो, अंतरिक्ष देवास हो, लैंड फॉर जॉब हो, पंचकुला और गुड़गांव का घोटाला हो, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हो, एम्ब्रायर डील का घोटाला हो, सबमरीन का घोटाला हो, ये सारे घोटाले एज अ विपक्ष हमने संसद में उठाए थे, कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने जांच ऑर्डर की थी। इस देश की अदालतें बंद हो गई है क्या? कांग्रेस पार्टी एक भी कॉन्क्रीट बात नहीं करती है, और अगर ऐसी कॉन्क्रीट बात है तो अदालत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपको जाना चाहिए, विपक्ष ने संसद में उठाना चाहिए। वो तो हर संसद सत्र में एक ही बहाना ढूंढते हैं कि जल्दी से कोई बहाना मिल जाए और वॉकआउट कर जाए और गांधी जी के पुतले के सामने बैठकर फोटो खिंचा ले। अब विपक्ष की भूमिका कहां निभाते हो गई? विपक्ष की भूमिका है सरकार की जनता के सामने लाने जैसी बातों का विरोध कर जनता के सामने लानी चाहिए, और जो अच्छी पॉलिसी है उसका समर्थन भी करना चाहिए। दो में से एक भी कांग्रेस नहीं कर पा रही। विपक्ष ने एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कास्ट सेंसस का, और उसको लेकर प्रधानमंत्री पर एक व्यक्तिगत आरोप भी लगाया है कि ये कहा है कि ओबीसी स्टेटस प्रधानमंत्री का जन्म से था ही नहीं। ये राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कुछ 2 दिन पहले। देखिए, राहुल गांधी जी की एक पॉलिसी है, झूठ बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो।
ये उनका एक पॉलिसी है। जहां तक मोदी जी की जाति का सवाल है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता की जाति पर कोई चर्चा कर रहा है। उनको जाति क्या है, ब्लॉक क्या है वो ही मालूम नहीं। मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी हूं। ओबीसी ब्लॉक होता है, जाति नहीं होता है। राहुल जी को शायद इनके टीचरों ने समझाया नहीं है। और जहां तक जाति का सवाल निकाला है तो मैं आज देश के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। बड़े भारी मन से मैं स्पष्टता कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया जिसको लीडर मानती है, वो लीडर की जाति के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर डेमोक्रेसी है, हमें जवाब देना चाहिए। मोदी जी की जाति गुजरात में 1994 की 25 जुलाई को ओबीसी में लिस्ट की गई। मैं फिर से डेट कहना चाहता हूं, 25 जुलाई 1994। और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री छबिलदास मेहता और पार्टी इन पावर थी कांग्रेस पार्टी। और मोदी जी एक भी चुनाव तब तक नहीं लड़े थे, संगठन का काम करते थे, जाति का सवाल ही नहीं आता था। और दूसरा, उसको ऑल इंडिया लिस्ट में, पहले तो स्टेट का अधिकार है, तो स्टेट ने 94 में कांग्रेस के शासन, 94 में ही कांग्रेस ने दरखास्त भारत सरकार को भेजी, जिसको भारत सरकार ने 2000 में लिस्ट कर दिया। मोदी जी तब भी कुछ नहीं थे, न एमपी थे, न एमएलए थे, न सरपंच थे। और मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने। इन लोगों को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर विवाद खड़ा करना, यही इनका धर्म है। मगर जब इन्होंने इतना विवाद किया है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया? काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही, कुछ नहीं किया। इसके बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही, कुछ नहीं किया। जब तक कांग्रेस नहीं गई, ये नहीं आई। इसके बाद ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी कमीशन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सेंट्रल्स के जितने भी एग्जामिनेशन है, इस सब में ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी पार्टी रही और उनको लगता है ऐसे झूठ बोलकर हम ओबीसी की सिंपैथी प्राप्त कर लेंगे। और मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि ये कुछ सेक्रेटरीज गिनते जो उनके समय में भर्ती हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारत सरकार का जो सेक्रेटरी होता है को वो किस साल में भर्ती होता है, वो उनके समय में हुए। खैर वो छोड़ दो, मगर देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है वो नहीं दिखाई पड़ता है, और सेक्रेटरी कितने पूछते हैं। मुझे मालूम नहीं पड़ता है इनको क्या हो गया है। और जो कोई कागज पकड़ा रहे उस देश की, उसको देखने की, एनालिसिस की बीच में व्यवस्था करे, सीधा पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कई लोग पकड़ा देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दौर चल रहा है। पहले दौर में तेलंगाना, कर्नाटका की विक्ट्री भी उन्हें मिली। अब दूसरा दौर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस पर आपकी टिप्पणी? क्या नाविका, आप राहुल की तरह बात कर रही हो। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ, तेलंगाना का हुआ, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी हुआ। सब हम जीत गए। और भारत जोड़ो की बात करने वाले उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। उसको कांग्रेस पार्टी कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रही है। और कोई छोटा नेता नहीं, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का भाई है, उनका सांसद है, जवाब नहीं देते संसद में। खड़े होकर लीडर ऑपोजिशन स्पष्टता नहीं करते कि ये हमारी पार्टी का बयान नहीं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी पार्टी एक बार देश को तोड़ चुकी है आजादी के वक्त, और दूसरी बार देश को तोड़ने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी इससे दूरी भी नहीं बनाती। उनको भारत जोड़ो यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं। अमित शाह जी, अभी हाल ही में भारत रत्न दिए गए, कल दिए गए 3, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन को, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को।
कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि इसमें भी राजनीति छुपी हुई है। नहीं, राजनीति क्या है? राजनीति उनके हिसाब से है कि पीवी नरसिम्हा राव, आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, राजनीति अपनी आगे साउथ में बढ़ाना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कुछ लोगों ने कहा है कि आप जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में लेना चाह रहे हैं। MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ नहीं आया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सावरकर जी को भी क्यों नहीं दिया। ये उद्धव इनकी दरखास्त को हमने नोट कर लिया है। देखिए, तीनों जो देश के महापुरुष है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे स्वामीनाथन जी हो, तीनों ने अपने अपने समय में देश के विकास के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। चौधरी साहब वो व्यक्ति है, आज देश के किसानों की भूमि किसान के नाम पर है। इसका संपूर्ण यश अगर किसी को जाता है तो चौधरी चरण सिंह को जाता है, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब वो सामूहिक खेती की बात लेकर आए थे कम्युनिस्ट पैटर्न पर। चौधरी चरण सिंह जी एकमात्र कांग्रेस के नेता थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस छोड़े, जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर इसका विरोध किया कि किसान की भूमि किसान के नाम पर रहेगी, यहां कम्युनिस्ट थ्योरी नहीं चलेगी, किसान भूमि पर किसान का अधिकार है। ये चौधरी साहब का काम था। दूसरा, नरसिम्हा राव जी सालों तक कांग्रेस को इंस्टीट्यूशन बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कई भाषाओं को जानने वाले विद्वान थे। दक्षिण के इतने दिग्गज नेता होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम और पूरब तक की सभी भारत के हिस्सों को सांस्कृतिक, भाषा की और हिस्टोरिकल जानकारी रखने वाला एक विद्वान व्यक्ति था, जिसने इस देश में बड़ा काम किया। और स्वामीनाथन जी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इनके कंट्रीब्यूशन को भारत कभी भूला नहीं सकता। आज हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, इसमें स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के समय में जितने भी भारत रत्न दे दिए हैं, ये या तो उनके लिए मजबूरी थी या तो अपने परिवार के थे, बाकी कोई नहीं था। मैं एक एक का एनालिसिस कर सकता हूं, मगर मैं किसी का नेगेटिव बात करने यहां नहीं आया हूं। ये तीनों में कोई हमारे लिए मजबूरी नहीं है, इनके कंट्रीब्यूशन को देखकर कहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मेरा इतना ही कहना है कि तीनों को भारत रत्न देने के लिए अगर इनका नकारात्मक अभिप्राय है तो जरूर उन्होंने रखना चाहिए। तो यानी कि आप चैलेंज कर रहे हैं ऑपोजिशन के लोगों? मैं चैलेंज नहीं करता, सोचना कैसे चाहिए बताता हूं। तो सोचना कैसे चाहिए, इसीलिए आज एक मोशन मूव किया गया है पार्लियामेंट में भी राम मंदिर को लेके, क्योंकि ये भी आप विपक्ष को एक्सपोज करना चाहते हैं। नहीं, एक्सपोज करने का सवाल नहीं है। नाविका जी, विगत लगभग 550 साढ़े 500 साल से दुनिया भर के कई लोग और पूरा देश मानता था कि राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां राम का जन्म हुआ था। ढेर सारा आंदोलन हुआ, ढेर सारी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और कई सालों तक ये मसले को दबाया गया। कभी अपीसमेंट के कारण दबाया गया, कभी लॉ एंड ऑर्डर के भय से दबाया गया। और मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि ढेर सारे लोग जब ये जजमेंट आने वाला था आशंका करते थे कि देश में दंगे हो जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, देश का सामाजिक सद्भाव बिखर जाएगा। जजमेंट आया, न किसी ने विजय जुलूस निकाला, न किसी ने फटाके चलाए, हार जीत का सवाल आया ही नहीं और गौरव के साथ आज राम मंदिर बन गया। मोदी जी ने कठोर तपस्या 11 दिन तक कर पूरे भारत में जहां जहां राम थे वो सब जगह पे जाकर एक भक्ति का एक प्रकार का नया प्रकार से आंदोलन खड़ा किया और आध्यात्मिक चेतना, देश की सामूहिक आध्यात्मिक चेतना को जागरूक करने का नरेंद्र भाई ने प्रयास किया। मैंने मेरे जीवन में मेरा 60वां साल चल रहा है, मेरे जीवन में भक्ति आंदोलन बहुत हुए इस देश में, अनेक लोगों ने चलाए, सफल चलाए, सालों तक असर छोड़ने वाले भक्ति आंदोलन चले, देश के हर हिस्से में चले। परंतु मेरे जीवन में किसी राजनेता के
11 दिन के कठोर यम नियम और तपस्या के कारण इतना बड़ा आध्यात्मिक चेतना का जागृति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। और आज पूरा देश एक गहरी संतुष्टि के साथ, कोई विजय का भाव नहीं है, सबके मन में भक्ति है, सब में मन में आध्यात्मिक चेतना है और एक गौरव के साथ राम मंदिर को देख रहा है, इसकी अनुभूति की कर रही है। और जो देश की संसद है, आप लोगों की राजनीति का खड़ा हो सकती है, हम लोगों के लिए जो जनता के प्रतिनिधि है, जनता की भावनाओं को वाचा देते हैं, जनता की भावनाओं को वाचा देने का, उसको वहां पर मुखर कर बोलने का स्थान देश की संसद है। जब पूरा देश इस पर गौरव महसूस कर रहा है, संसद क्यों न करे। और मैं तो चाहूंगा कांग्रेस ने भी गौरव करना चाहिए अगर उनमें हिम्मत है तो। ये पूरे देश के लिए गौरव का पल है। संसद वो गौरव के पल में सहभागी हो, बहुत स्वाभाविक बात है, डेमोक्रेसी ही है। आपने गौरव की बात कही, राम मंदिर के संदर्भ में तो लोग ये भी पूछेंगे कि फिर कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, काशी, ज्ञानवापी, इन पर आपका क्या स्टैंड है? और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आप कोई पोजीशन? पहले एक बात ये समझ लीजिए, देश संविधान से चलने वाला देश है। ये दोनों मसले देश की अदालतों ने सीज किए हुए हैं, देश की अदालत उस पर विचार कर रही है। उस वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी सरकार के हिस्से ने ऐसा कुछ बोलना चाहिए। अदालतें तय करेगी, जो करेगी करेगी, समय। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो अपनी जगह पे अभी है ही। अदालत को निर्णय सुनाना है, दोनों स्थानों के डिस्प्यूट, दोनों पक्ष जो गए इस पर, और उस वक्त मेरा कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अमित शाह जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत से काम किए हैं गृह मंत्रालय में पिछले 5 साल के अपने एक टर्म में। 28 बिल लेकर आए हैं। नक्सलिज्म के लिए आपने अपने आप को टारगेट दिया है कि 3 साल में ये हट जाएगा। आपने बॉर्डर्स को लेकर भी डिसीजंस लिए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इन सब के पीछे पॉलिसी क्या है एज होम मिनिस्टर? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी बहुत स्पष्ट है। सबके साथ संवाद करना, और संवाद के बाद भी अगर कोई हथियार लेकर देश में अशांति करता है तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्यवाही करना, ये हमारा बहुत स्पष्ट और जरा भी कंफ्यूजन बगैर का पॉलिसी है। हमारे ही समय में 19 से 24 के बीच में नॉर्थ ईस्ट में 20 से ज्यादा शांति समझौते हुए, 9000 से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डाले, सरेंडर किया है, वो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं। कितने सीमा के विवाद हमने सुलझा दिए। 3 बड़े हॉटस्पॉट हुआ करते थे देश में 10 साल के पहले, कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद वाला क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट। तीनों क्षेत्र में कुल मिलाकर मैं बात करता हूं 70% हिंसा कम हो चुकी है। और जहां तक नक्सलिज्म का सवाल है, सिमट कर एक 4 जिलों में नक्सलिज्म बचा है। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल की आउटर लिमिट में हम देश को नक्सलिज्म से मुक्त कर देंगे। कश्मीर आज विकास के रास्ते पर। धारा 370 हटने के बाद जो लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, एक गोली नहीं चलानी पड़ी। और टेररिज्म 80% आंकड़े इसके नीचे आए हैं। वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2 करोड़ लोग कश्मीर की विजिट कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट। 2 करोड़ लोग। 30 साल के बाद वहां पर सिनेमा हॉल खुले हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। और एक जमाने में मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी को तिरंगा फहराने से लाल चौक पे रोका गया था, सेना की सुरक्षा में जाना पड़ता था। आज वहां जन्माष्टमी का भी उत्सव हो रहा है, 26 जनवरी भी मन रही है, 15 अगस्त भी मन रही है, और सब प्रकार के उत्सव वहां। तो ये माहौल बदला है। कश्मीर के अंदर भी माहौल बदला है, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में भी बदला है और नॉर्थ ईस्ट में भी बदला है। पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर चल पड़े। तो सारे विवाद धीरे 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 कर समाप्त हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिक्योरिटी एजेंसीज को कानूनी बल भी दिया है। हमने यूएपीए एक्ट को मजबूत किया, एनआईए को मजबूत किया, और अब तीनों कानूनों को मजबूत कर कानूनी एजेंसियों का, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का संबल बढ़ाया है।
किसी भी तरह के कंफ्यूजन के बगैर की स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर हमने टेररिज्म, संगठित अपराध और नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए कठोर कार्यवाही की है। साथ में डेवलपमेंट का भी काम किया है और सबके साथ संवाद भी किया है। इसका बहुत अच्छा नतीजा मिला है, ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूं। अमित शाह जी, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो आपके मैनिफेस्टो में हुआ करते थे, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, राम मंदिर की बात हो, लेकिन यूसीसी अभी सिर्फ उत्तराखंड में पारित हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन शायद आपके एजेंडे पे अभी बाकी है। सीएए के रूल्स की नोटिफिकेशन बाकी है। इन मुद्दों पर आप आगे का क्या रास्ता देखते हैं? नहीं, देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा जनसंघ से रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर यूसीसी ये संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू के स्वयं के दस्तखत है, कांग्रेस भूल गई है। उस वक्त तो हम थे ही नहीं, बने, जन्म ही नहीं हुआ था हमारा पॉलिटिकल जन्म। उस पर मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सबके दस्तखत है। मगर यूसीसी को आपने एपीसमेंट के कारण भुला दिया। यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियसली पकड़ कर रखा और उत्तराखंड में इसलिए आया है कि यूसीसी बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। यूसीसी का उत्तराखंड का जो कानून आया है, इस पर सोशल बहस भी होनी चाहिए, रिलीजियस ग्रुप की भी बहस होनी चाहिए और लीगल स्क्रूटिनी भी होगी ही होगी। ये सब मिलकर चर्चा के बाद जो मंथन आएगा वो सभी राज्यों की विधानसभाएं एडॉप्ट करेगी, मुझे विश्वास है। और पंथ निरपेक्ष देश, वो पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून हो ही नहीं सकता। ये बात को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है और हमारा भी ये मूल विचार है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन में मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वो इस देश के सारे भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर, देश के कई सारे रिटायर्ड जस्टिस से भी बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन से भी बात कर रही है, लॉ कमीशन से बात कर रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बात कर रही है। मुझे लगता है कि बड़ा मार्च के शुरुआत में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का रिपोर्ट आ जाना चाहिए। ये रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही चुनाव शुरू होगा। तो देश की जनता को बाद में तय करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। मोदी जी ने तो स्पष्ट किया है कि इस देश के विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जनता की भावना की निर्भीक अभिव्यक्ति के लिए देश में सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए, एक ही समय होने चाहिए और निर्णय देश में एक साथ। सीए नोटिफिकेशन, सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, बड़े बड़े एड्स निकले हैं बहुत से अखबारों में और वो विपक्ष का कहना है कि
आप सेंटर में रहकर उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। माई टैक्स माई राइट के कई इश्तेहार छपे हैं। अब विपक्ष को अगर राज्य के दर्जे पर पैसा नहीं मिलेगा सेंटर से, तो क्या ये फेडरलिज्म के खिलाफ है? ऐसा है कि ये व्हाइट पेपर में ही निर्मला जी ने बताया है, कांग्रेस सरकार से हमने कितना ज्यादा पैसा हर राज्य को दिया है, विपक्ष नहीं, भाजपा विपक्ष सबको दिया है। और नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने स्टेट के पैसे को बढ़ाने का काम किया था। 15वें वित्त आयोग में बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की जनता सब जानती है, मगर आप चुनावी वादे ऐसे करेंगे जिसमें पूरा खजाना लुटा देंगे और फिर तनख्वाह करने का पैसा नहीं मिलेगा, तो वो पैसा भारत सरकार नहीं दे सकती है। सबने अपने बजट को डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर की एक बैलेंस थ्योरी से चलाना चाहिए, जो भारत सरकार कर रही है। बस जाने से पहले यही पूछूंगी कि अब की बार 400 पार का जो नारा है, और इतना अगर कॉन्फिडेंस है तो चुनाव जरूरी है, पैसे बचाकर देश में डेवलपमेंट कर सकते हैं। नहीं, चुनाव बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर लोकतंत्र में लोग ही तय करने चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों के सामने। हाँ, हमारी बात हम पूरे आत्मविश्वास से रखेंगे। आत्मविश्वास और अहंकार में कांग्रेस को भेद मालूम नहीं है। ये कहते हैं अहंकार है, अहंकार, ये अहंकार नहीं है। आत्मविश्वास है कि 10 साल में हमने देश को आगे बढ़ाया है, और आने वाले 10 साल के अंदर हम देश को दुनिया के सबसे ऊपर की जगह पर बिठाने का काम करेंगे, और वो मोदी जी का नेतृत्व ही कर सकता है। और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो आत्मविश्वास है, इसका प्रतिघोष मोदी जी ने संसद में किया है कि 370 हटाई है, 370 सीटें जनता से मांगी है, और एनडीए की 400 सीटें। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसका समर्थक और देश की जनता हमें बड़ा मैंडेट देगी, और आने वाले 5 साल महान भारत की नींव डालने के 5 साल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देश को बहुत सारे संकट से मोदी जी के विजनरी नेतृत्व ने बाहर निकाला है, देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्धि के रास्ते पर ले गए हैं। हमारी शिक्षा नीति को भारतीय मूल्यों के आधार पर बनाया है, हमारे न्याय को हमने भारतीय मूल्यों के आधार पर परिवर्तन करने की शुरुआत की है। 80 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला और आशा दोनों भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को जागरूक करने का काम किया है, और पूरा देश आज एक मुश्त होकर दुनिया में आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने जो विकसित भारत का लक्ष्य देश के सामने रखा है, मुझे विश्वास है आने वाली पीढ़ी भी इस रास्ते पे जाएगी, देश भी इस रास्ते पे जाएगा, और मोदी जी का ये संकल्प निश्चित रूप से समय से पहले पूरा होगा, इसका मुझे विश्वास है। धन्यवाद। Thank you very much, Amit Shah ji, Union Home Minister. Ladies and gentlemen, as always, frank and completely uninhibited. आपका बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप आए और हमारे इस पूरे ऑडियंस के साथ आपने हर बात का जवाब दिया और अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen.